पासिंग अगर आपने होना है तो पास तो चले वो 650 600 वाला बच्चा भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स की में एलोकेशन चाहिए तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, यानी अगर आपने अच्छी एलोकेशन लेनी है तो फिर आपको अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। एंड अच्छे नंबरों के लिए जरूरी है कि आपके ऑप्शनल्स जो हों वो बड़े बेहतरीन, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा सीएसएस में ये पुरानी कहावत है कि जितने भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको पास करवाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमेशा आपको पास करवाते हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपकी एलोकेशन के लिए कारगर होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इट बिकम्स क्वाइट इम्पेरेटिव कि हम वो वाले सब्जेक्ट्स को चूज करें जिसमें हमारे अच्छे नंबर आ सकें। बिकॉज अगर हमारे अच्छे नंबर ही नहीं आएंगे, जो मर्जी हम ऑप्शंस ऐसे चूज कर लेते हैं जो कि नंबर कम देते हैं, ठीक है, तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे नंबर कम आएंगे, और अगर नंबर कम आएंगे तो उसमें ये होगा कि हम जितने मर्जी एक सब्जेक्ट पर मेहनत करें वी विल फेल। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने ऑप्शंस को बड़ा केयरफुली चूज करें, ठीक है। ऑप्शंस के साथ जो है हम एक्सपेरिमेंटेशन ना किसी तरीके की करें, बल्कि हम क्या करें कि अपने ऑप्शंस को, ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व करके, ठीक है, तमाम चीजों की बेस पर फिर हम चूज करें। अब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये एक राय देता हूं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, जब भी आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पर जाते हैं तो देर शुड बी सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो फोकस में आपके होने चाहिए, और उन्हीं क्राइटेरियाज की बेस पर, ठीक है, आप एक ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। देख लेते हैं जी क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ये तमाम ऑप्शंस पर अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास स्कोरिंग ट्रेंड याद रखिएगा। स्टूडेंट्स स्कोरिंग ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जब भी आप कोई ऑप्शनल सिलेक्ट करने वाले होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आपने कभी भी ये नहीं देखना कि इसका सिलेबस कैसा है, याद रखिएगा, ठीक है। सिलेबस, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस बड़ा छोटा है, हफ्ते में कवर हो जाता है, लेकिन आपने क्या करना है कि हमेशा उसका स्कोरिंग ट्रेंड देखना है कि पिछले 3 4 सालों में एक सब्जेक्ट स्कोर कैसा दे रहा है, और अगर तो वो अच्छा स्कोर दे रहा है यू शुड गो विद दैट। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अच्छे स्कोर नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखें तो बच्चे बहुत से कहते हैं जी सर हमने जेंडर स्टडीज पे जाना है। मैंने आपको पहले भी ब्रिटिश हिस्ट्री भी जिसने अटेंड की थी उसमें भी बताया था कि जेंडर स्टडीज बहुत बेहतरीन एक सब्जेक्ट है। आई एम नॉट हिटिंग एनीबॉडी हियर और एनी सब्जेक्ट हियर, बट आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि जेंडर स्टडीज एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, ठीक है। सिलेबस भी छोटा है और अच्छे नंबर भी पहले दे रहा था। लेकिन इन्हीं क्राइटेरियाज पर चलते हुए, यानी अच्छा सब्जेक्ट था, इजी सब्जेक्ट था, स्कोर अच्छे दे रहा था, बच्चों ने क्या किया कि इसे बहुत ज्यादा चूज करना शुरू कर दिया। जेंडर स्टडीज को इतना ज्यादा चूज करना शुरू कर दिया कि एक अटेम्प्ट में करीबन कोई 5 5 10 10 हजार जेंडर स्टडीज का बच्चा था। अब उस सिनेरियो में जब कभी भी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में बच्चा बहुत ज्यादा आता है तो वो सब्जेक्ट एग्जामिनर जानबूझकर हिट करता है ताकि ज्यादा बच्चे फेल कर सके और दूसरे सब्जेक्ट्स को इनकरेज कर सके। अब जैसे जेंडर स्टडीज है, जेंडर स्टडीज बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन आप देखिए तो 2023 में स्पेशल सीएसएस के बाद ये हिट होना शुरू हो गया है। आई हैव न्यूमरस स्टूडेंट्स, आई हैव न्यूमरस एग्जांपल्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दिस थिंग, जिन्होंने जेंडर स्टडीज रखा बट अल्टीमेटली दे मेट विद फेलियर, और अगर फेलियर नहीं तो नंबर बहुत कम आए। और स्टूडेंट्स अगर आपके जेंडर सीएसएस में 2 से 3 नंबरों का भी अगर मार्जिन होता है तो 2 से 3 नंबरों से भी आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा डिफर करती है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, फर्स्ट पोजीशन और 20th पोजीशन वाला जो कैंडिडेट होता है ना, इनमें नंबरों का कोई इतना फर्क नहीं होता। आप देख लीजिएगा, करीबन 20 नंबरों का फर्क होगा, 25 नंबरों का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब अगर एक बच्चा जेंडर स्टडीज रखकर 46 ले रहा है, 32 ले रहा है, यानी फेल हो रहा है, या मुश्किल से 40 लेके पास हो रहा है, और दूसरा बच्चा अगर उसी ग्रुप में से इन्वायरमेंटल साइंस रख लेता है, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस अभी तक बहुत बेहतरीन नंबर दे रहा है, मैं आपको इसकी कुछ डीएमसीज भी दिखा देता हूं यहां पर अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल साइंस की जो डीएमसीज है ये देखें कि अभी रिसेंटली 72 मार्क्स आए, ठीक है। अभी देखिए तो 71 आए, मेरे 86 इसमें मार्क्स आए। तो स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट बताने का मकसद ये है कि ये इन्वायरमेंटल साइंस अभी जो ग्रुप है जेंडर स्टडीज वाले में हिट हो रहा है जेंडर स्टडीज।
लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस उसके मुकाबले एक अच्छा स्कोर दे रहा है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी हमने ना जेंडर स्टडीज रखी है और हम ना जेंडर स्टडीज के साथ ही जाएंगे, हम या जो भी सब्जेक्ट इन्होंने रखा है उसी के साथ जाएंगे। अब स्टूडेंट सिस्टम मसला एक पता है क्या होता है कि जब एक सब्जेक्ट हिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट में जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं ना, तो उसमें एग्जामिनर जानबूझकर कम नंबर देता है। अब इसमें आप जितनी मर्जी मेहनत कर लेंगे नंबर कम ही आने हैं। यू कैन गो अहेड, यू कैन गिव इट अ ट्राई, याद रखिएगा। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी भी बड़ा जो एक टाइम पर अच्छे नंबर देता था। सोशियोलॉजी ने क्या किया कि सब्जेक्ट भी छोटा था, एक हफ्ते में कवर हो जाता था, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल हेरा। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी में चले गए, वो सोशियोलॉजी अब ऐसा हिट हुआ कि अब बच्चे उसमें कम भी होते हैं तब भी सोशियोलॉजी कम नंबर देता है। और कैसे देता है, अब इसमें ये नहीं है कि आप अगर सोशियोलॉजी में बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, आप जेंडर में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा पास हो जा कर देते हैं, नहीं। अब इसमें स्टूडेंट्स हिट कैसे होता है, एक सब्जेक्ट कम कैसे नंबर दिए जाते हैं, वैसे दिए जाते हैं, याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका एक सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं ना और आपकी जब फाइनल डीएमसीज बनती हैं, तो एग्जामिनर क्या कहता है कि अच्छा जी सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में बच्चे आए हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर में आए हैं, तो जेंडर में आपके फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। मेरे जैसे फॉर एग्जांपल को मेरे जैसा कैंडिडेट है उसके 50 नंबर आ गए। अब एग्जामिनर कहता है अच्छा जी जेंडर स्टडीज में ज्यादा बच्चे आए हैं, चलें जी जेंडर स्टडीज में -30 का रूल अप्लाई कर दें, -20 का रूल अप्लाई कर दें, -40 का रूल, उसका दिल करे जितने मर्जी का कह दे। अब आपके जिसने बड़ी मेहनत की और 80 नंबर आए, आपके ऊपर भी जब -40 का रूल अप्लाई होगा 40 चले गए, नंबर कम हो गए। और जो मेरे जैसा कोई कैंडिडेट जिसके 50 नंबर थे उसके -40 हुए तो उसके तो 10 हो गए नंबर। तो सब्जेक्ट ऐसे हिट होता है। और आप देखिए तो 2023 स्पेशल देखिए, 2024 देखिए एंड 2025 में भी आप देखेंगे, ठीक है। सो इन 3 सालों में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स जेंडर स्टडीज बड़े कम नंबर दे रहे हैं। यूएस हिस्ट्री भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डायलेमा या ये माइंडसेट होना कि सर जी हम मेहनत कर लेंगे और मेहनत करके पास हो जाएंगे, बिल्कुल आप पास हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबरों की उम्मीद उस कोई भी सब्जेक्ट से जो अभी 2-3 सालों में कम नंबर दे रहा है उससे आप अच्छे नंबरों की उम्मीद ना रखिएगा तो बेहतर है। जस्ट लाइक सोशियोलॉजी, ठीक है। सो आप ये सबसे पहला जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो ये है कि स्कोरिंग ट्रेंड आपने किसी भी सब्जेक्ट का देखना होता है कि एक सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, पिछले 2-3 सालों में ये किस तरीके से नंबर दे रहा है। इट डिपेंड्स, ये गलत कोई बात नहीं है। एग्जामिनर है वो, यू कैन नॉट क्वेश्चन हूँ, हम उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर 19A नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। सो हमारे पास कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपके किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने का होना चाहिए, दैट शुड बी स्कोरिंग ट्रेंड। आपने जब भी कोई सब्जेक्ट देखना है बस ये नहीं देख लेना कि अच्छा जी मेरा बैकग्राउंड, आपको पता है बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट ज्यादा फेल होते हैं। सो ये चीज आपने देख लेनी है कि स्कोरिंग ट्रेंड शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक आप सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट। कोई आपका सवाल यहां तक अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर समझ आ गया है तो योर पार्टिसिपेशन विल बी हाईली इनकरेज एंड यू कैन राइट यस सर। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं, अगर आपको समझ आ गया तो आप एक दफा यस सर, क्लियर सर, whatever the thing that you want to write in order to give me an indication that you're getting my point, you can write that. All right जी, नेक्स्ट अप आपके पास आ जाता है जी ओवरलैपिंग। अच्छा, अब बच्चे बहुत से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं सर जी हम ना ऐसा करते हैं कि लेट्स जस्ट से कि हम ऐसा कोई सब्जेक्ट रख लेते हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, और ये बड़ी बेहतरीन चीज है। आपको ऑप्शनल्स वही चूज करने चाहिए जो कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करते हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं लेकिन इसमें कुछ जो है आपके पास एक्सेप्शंस भी है, मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताता हूँ। कुछ बच्चे ना स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर जी हम ना हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया रख लेते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मसला पता है क्या है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया बच्चे पता है क्यों रखते हैं, ताकि उनका प्री पार्टीशन कवर हो सके। लेकिन मेरी एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा अहमद साहब, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया अगर हमने रखना है तो उसमें सारा से ज्यादा प्री पार्टीशन हम कवर करें, और बड़ा लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट है। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना आपकी कोई करीबन करीबन 1.5-2 महीने अगर आप डेडिकेटेड टाइम देते हैं, सिर्फ यही पढ़ते हैं, तब भी ले जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके एक सब्जेक्ट 1.5-2 महीने दे रहा है और उसके बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स का प्री पार्टीशन कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको यह भी नहीं पता कि एक सवाल भी आएगा या नहीं। प्री पार्टीशन पर एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो एक सवाल देता है या नहीं देता, एक सवाल हद आता है या नहीं देता। अब इन 20 नंबरों के लिए हम अपने 1.5 से 2 महीने वेस्ट कर दें एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि खुद बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स वो एक स्मार्ट अप्रोच नहीं रहती। सो आपने बिल्कुल ये दूसरा क्राइटेरिया जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं वो ये देखना है कि क्या एक आपका ऑप्शनल दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ या ऑप्शंस के साथ ही ओवरलैप कर रहा है, यस और नो। और दूसरी चीज कि क्या ये छोटा सब्जेक्ट भी है। अब अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में देखते हैं तो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस जो है जीएसए का एक पूरा का पूरा पोर्शन है। आपको पता है जीएसए के टोटल 5 पोर्शन है। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस और उसके बाद आपके पास आईटी। अब ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है ना, ये अभी मैं आपको सिलेबस इसका दिखाऊंगा। जब इन्वायरमेंटल साइंस का हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है। सो अगर आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी यानी जीएसए को पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस जो है इज अ पीस ऑफ केक। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, बड़ा आसान है। और इन्वायरमेंटल साइंस के आपको पेपर्स भी, मैं भी पास पेपर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, वो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। 5 नंबर के सवाल आ जाते हैं, कभी कभी, कभी कभी 10 नंबर के आ जाते हैं। तो बिल्कुल ये जीएसए वाला पोर्शन है, यहां पर और कोई चीज नहीं है। सो अगर आपने जीएसए पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, आपका इन्वायरमेंटल साइंस कंसिडरेबल पोर्शन में 40 to 50% कवर हो चुका है। लेकिन अगर आपने जीएसए नहीं पढ़ा और आप पहले इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, तो फिर इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर आप जीएसए पर जाते हैं तो आपका 100% जीएसए वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इस वजह से ये बड़ा जरूरी हो जाता है। फिर है जी एसए में। तो एसए में आप देखें तो 2025 में भी अगर आप अपीयर हुए हैं या आपने पेपर देखा हो, तो 2025 में भी एसए का जो है इन्वायरमेंटल साइंस का एक एसए आता है, रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। और हर साल करीबन या हर 1 साल के बाद क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज के अलावा आप देख लें तो ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो है ना एक ऐसे आता ही आता है। तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस डिटेल में प्रिपेयर कर लेते हैं तो सीएसएस हो गया, पीएमएस हो गया, पीसीएस हो गया, केपीके पीएमएस हो गया, इन तमाम के लिए जो आपका एक एटलीस्ट इन्वायरमेंटल साइंस का अगर कोई ऐसे आता है तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पीएमएस में आता है अक्सर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉजेज एंड इम्पैक्ट, इज क्लाइमेट चेंज अ मिथ और अ रियलिटी। तो अहमद ये ऐसे बड़े आसान हो जाते हैं अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद आप देखें तो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें ना सिर्फ आप जीएसए या एसए को हिट करते हैं, बल्कि आपको पता है हर साल करंट अफेयर्स में भी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड एक सवाल आता है। ये देखें जी 2023 में आया हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स का पेपर अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल साइंस से ये सारा सवाल आया हुआ है। उसके बाद 2024 में अगर आप देखें तो इसमें भी इन्वायरमेंटल साइंस से ये सवाल आया हुआ है, डिस्कस द रीजन फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन पाकिस्तान एंड सजेस्ट मेजर्स। सो ये आप यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंटल साइंस हमारे पास ना सिर्फ एसए में और जीएसए में ओवरलैप कर रहा है, बल्कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में भी 2024 में सवाल आया हुआ है। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आपको पता है इन्वायरमेंटल साइंस जो है आईआर पेपर 2 के साथ भी ओवरलैप करता है। पता है क्यों? क्योंकि आईआर पेपर 2 आपके पास सारा का सारा करंट अफेयर्स है। एंड बिकॉज ये सारा का सारा करंट अफेयर्स है, तो इसमें भी कॉप हो गया जो हर साल आपको पता होती है एंड करंट अफेयर्स के लिए बड़ी जरूरी होती है। तो इस वजह से कि इन तमाम पोर्शंस को भी आप अगर मद्देनजर रखें तो आईआर पेपर 2 में भी अगर तो किस्मत अच्छी रह जाती है इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। अब यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि इन्वायरमेंटल साइंस अगर हम चूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दूसरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप भी करता है, और ना सिर्फ कंपलसरी के साथ ओवरलैप करता है, ऑप्शंस के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। तो हमें यहां से भी बेनिफिट हो जाता है। और इसके बाद कोई एसए में अगर इन्वायरमेंटल साइंस वाला एसए है तो उसमें आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स और आर्गुमेंट्स इतने डिटेल में चले जाएंगे तो आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां तक जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया है, सबसे पहला हमने देखा कि स्कोरिंग ट्रेंड कैसा होना चाहिए, एक सब्जेक्ट हमने चूज या आप किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यस, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताऊं, जेंडर स्टडीज से रिलेटेड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेंडर स्टडीज हिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है। आसान सब्जेक्ट होने के बाद बच्चे इजीली से कवर कर पाते थे, अच्छे नंबर दे रहा था। अब 5 से 6 सालों में, यानी अगर स्टैट्स ये सारी चीजें बिल्कुल सही रहती हैं, आपको पता है इन्वायरमेंटल साइंस में हिट होगा। जिस टाइम पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप ऑप्शनल लगा लें जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा चले जाएंगे ना, वो सब्जेक्ट हिट हो जाएगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। लेकिन अभी इन्वायरमेंटल साइंस में इतने बच्चे आ नहीं रहे, यानी जब भी एक सब्जेक्ट में आपके पास 5-7 हजार बच्चे आना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो हिट हो जाता है। बट इन्वायरमेंटल साइंस का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस में अभी 5-10 हजार बच्चे आ ही नहीं रहे, तो इस वजह से अभी ये हिट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। सारे पॉइंट मेरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने देखना है कि एक स्कोरिंग ट्रेंड कैसा है, उसके बाद आपने देखना है कि ओवरलैपिंग कैसा है। सबको समझ आ रहा है? हिरा, यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे बताइएगा। किन्जा समझ आ रही है बात की? फिजा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अहमद, अदील,
किरण, आई यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? कोई सवाल अरूज अगर आपका है तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी, हमारे दूसरे कैंडिडेट्स किधर हैं? आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, सो लेट मी नो। सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइए, सिद्रा, साइमा सिकंदर, मुसाफिर, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? हुमा, यास्मीन, सबको समझ आ रहा है ना? इफ्रा। सो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा, तीसरा, अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करने का क्राइटेरिया अगर आप देखें ना, तो तीसरा है जी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई भी, जब आप कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हम चूज कर लेते हैं लेकिन उनके रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे कि मेरी लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, आशा उनका नाम था, एंड शी वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से सिंधी रखी। ठीक है, और सिंधी रखने की वजह से ना क्या होता है कि उन्हें ना सिंधी के कोई टीचर नहीं थे मिल रहे, रिसोर्सेज नहीं थे मिल रहे। आते आते ना बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब हो गई। बिल्कुल मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट थी, जासिया उनका नाम है। शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, और माइट बी पॉसिबल कि इस साल वो पास हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो क्या होता है कि वो ना अकाउंटिंग रख लेती हैं। ठीक है, उनका अपना सब्जेक्ट था, लेकिन उन्हें अकाउंटिंग का कोई अच्छा टीचर ही नहीं मिलता, रिसोर्सेज ही बेहतर अवेलेबल नहीं थे। अब इसकी वजह से शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। अब पॉइंट बताने का मकसद स्टूडेंट्स ये है कि हमने वो ऑप्शनल चूज करना होता है जिसके रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल हों, जिसके ऑनलाइन लेक्चर के प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास इफ्रा अवेलेबल होने चाहिए। अब यहां पर यही चीज है कि स्टूडेंट्स, आपके पास अगर आप इन्वायरमेंटल का देखें तो इन्वायरमेंटल भरा पड़ा है। ठीक है, लेटेस्ट से लेटेस्ट बुक्स इसकी आपके पास अवेलेबल हैं। नहीं, आपने बुक्स रेकमेंड अगर नहीं देखनी तो आप सिलेबस देखें, सिलेबस के से रिलेटेड जाकर यूट्यूब पे लिखें, ट्यूटोरियल वीडियोस हजारों आ जाती हैं। ठीक है, लेक्चर्स इतने अवेलेबल हैं, टीचर्स अच्छे से अच्छे अवेलेबल हैं। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स, आपके पास एक अच्छा मटेरियल और अच्छे नोट्स बन जाते हैं, यानी अच्छा मटेरियल आपके पास गैदर हो जाता है। एंड जब अच्छा मटेरियल गैदर हो जाता है और आप अच्छे मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, तो फिर हम, आपको पता है, आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो तीसरा जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है वो जी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आपके पास होता है, लेंथ ऑफ द सिलेबस। अच्छा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द सिलेबस और प्रिपरेशन टाइम भी आपने देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बड़े टाइम टेकिंग है डील, जैसे आपके पास हो गया जी इंडो पाक हिस्ट्री हो गया। उसके अलावा आप देखें तो कुछ और ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि बड़े टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं, बड़े लंबे हैं। साइकोलॉजी बड़ा लंबा सब्जेक्ट है जी, 12 उसके सेक्शंस हैं। अच्छा, अब इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास रह गए जी 2 महीने, 3 महीने। अच्छा, आप में से ना, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत से हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स भी अभी मौजूद हैं जिनमें ना अभी भी ड्यूल थॉट्स आ रहे होंगे मॉइस। ठीक है, हादी मेरी बात समझिएगा। ड्यूल थॉट से मुराद पता है क्या है? कि बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी कह रहे होंगे कि ओहो जी, हमारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई और हम ना रह नहीं देते, हम अगली अटेम्प्ट दे देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपके पास 5 महीने पड़े हैं और 5 महीने में पूरी दुनिया चेंज की जा सकती है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। सो 5 महीने में यू कैन डू इट। लेकिन इशू ये आता है कि हमारे पास रह गए हैं जी 2 महीने, हमारे पास रह गया 1.5 महीना, हमारे पास रह गए हैं 3 महीने। और इसी पोर्शन में अगर हम कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जो कि बहुत लेंथी है और हमारे से कवर ही ना हो, तो क्या फायदा? मेरे साथ ऐसा एक दफा हुआ। मेरा एक कलीग था, जब हम सीएसएस कर रहे थे, तो हम जिस एकेडमी से तैयारी कर रहे थे ना, उन्होंने हमें आईआर ऑफर ही नहीं की। तो क्या हुआ कि आई थॉट ऑफ ऑप्टिंग आईआर एट दैट टाइम, बट आई डिडंट। अच्छा, अब क्या होता है कि वो ना मेरा दोस्त था, उसने आईआर ऑप्ट कर दिया। अब आईआर ऑप्ट कर लिया, दिसंबर का टाइम है, 1 फरवरी को पेपर था, और उसकी तैयारी नहीं उन्होंने करवाई बिल्कुल भी, और उसके पास टाइम ही नहीं बचा। अनफॉर्चुनेटली, और बड़ा कॉम्पिटेंट और तगड़ा बंदा था, उसका नाम हमजा था। तो वो अटेम्प्ट ही नहीं अपनी दे सका। अब बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स, कि ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज करना जो कि बहुत लेंथी है, जिसका सिलेबस खत्म होने का नाम ही ना ले, ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना, ठीक है, ऐसे टाइम में कि जहां पर आपको भी ड्यूल थॉट्स आ रहे हो, अभी भी आप में से बहुतों को ड्यूल थॉट्स आ रहे हैं कि अपियर हो या ना हो, डबल माइंडसेट आपका हुआ है। ऐसे टाइम पर भी अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं ना जो बहुत लंबा है, आप नहीं अपियर होंगे, भाग जाएंगे आप। ठीक है, एंड उस टाइम पर आपका गिव अप करना जस्टिफाइड होगा क्योंकि आपका सिलेबस ही नहीं कवर हुआ। लेकिन इससे एक शॉर्ट अप्रोच ये की जा सकती है किंजा, क्यों ना हम वो सिलेबस चूज करेंगे, वो हम सब्जेक्ट चूज करें जिसका सिलेबस ही बड़ा इजी है, सिंपल सा सिलेबस है, सीधा सीधा सिलेबस है। एक पॉइंट को करें तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो यहां पर आप अगर देखिए, अगर हमारे पास 5 महीने हैं, तो क्यों ना हम 10 दिन, क्यों ना हम 15 दिन एक टिका के ऐसे सब्जेक्ट पर देते हैं जो कि इजी है, और 10-15 दिन में कवर अप भी इजीली हो जाएगा।
तो हम इस तरीके से एक अप्रोच को लेकर आ सकते हैं, और होना भी यही चाहिए। सो ऐसी अप्रोच को अगर हम फॉलो करें तो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो आपके पास होता है वो आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस ही है। क्रिमिनोलॉजी आसान सब्जेक्ट है आपके पास। क्रिमिनोलॉजी के अलावा आप देखें तो एक टाइम पर सोशियोलॉजी भी था, बट अब सोशियोलॉजी नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश हिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप, मैं जरूर आपको रेफर करूंगा कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज कीजिए, ठीक है। स्टिल ये सब्जेक्ट आपको इसलिए अभी अच्छे नंबर दे रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे नहीं ज्यादा आ रहे। जिस सेकंड इनमें भी बच्चे ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में बच्चे ज्यादा आएंगे ना, तो इन्वायरमेंटल साइंस हिट होगा, जेंडर स्टडीज फिर अच्छे नंबर देना शुरू हो जाएगा। फिर आप सबके लिए लाजिम है कि आप जेंडर के साथ ही जाएं। लेकिन अभी क्योंकि जेंडर अच्छी नहीं दे रहा, तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस के साथ जाना जरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपने नंबर अच्छे लेने हैं। तो यही है कि इन्वायरमेंटल साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है, सिलेबस इसका शॉर्ट है, प्रेपरेशन टाइम जब हमारे पास कम है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इन्वायरमेंटल साइंस के साथ जाएं, एंड हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। आई यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिएगा, आप सबको समझ आ रहा है? कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यास्मीन कह रही है बेटा यूएस हिस्ट्री इज अ डिजास्टर राइट नाउ, तबाही फेर रहा है। यूएस हिस्ट्री आप रख लेंगे तो इफ यू ऑप्ट, या इफ एनीबडी ऑप्ट यूएस हिस्ट्री राइट नाउ, सो इट इज द डील विद द डेविल। डील विद द डेविल समझते हैं ना, कि अपनी जान खुद ही उसे रूह बेच देना है आपने। इसका मतलब है आप 100% फेल होंगे। राइट माई पॉइंट, राइट द टाइम, राइट नाउ। मैं सच बता रहा हूं। तो यूएस हिस्ट्री से तो अभी दूर रहें, कहते हैं ना कोसों मील दूर रहना। दिस इज द थिंग दैट यू शुड डू, यूएस हिस्ट्री मत रखिए। यूएस हिस्ट्री आपको 100% फेल करवाएगा, ठीक है। सब समझ आ रही है मेरी बात की स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिएगा, आई यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? कोई सवाल अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है जी डेप्थ ऑफ द सिलेबस। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आता है डेप्थ ऑफ द सिलेबस। अच्छा, डेप्थ ऑफ द सिलेबस पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? अक्सर औकात हमारे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ सोशियोलॉजी जब मैंने रखा ना, ऐसे हुआ, अपनी स्टोरी में आपको बताता हूँ कि मैंने ना सोशियोलॉजी तैयार कर लिया, पेपर्स में रह गए थे 10 दिन, और मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो गए कंप्लीट, टेस्ट भी हो गए, सोशियोलॉजी के नहीं थे तब तक दिए। तो मैंने कहा जी अच्छा जी, मैंने तो सोशियोलॉजी तैयार कर ली है, आइए अब इसके ना पास पेपर्स देखते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने सारे सिलेबस को रिवाइज किया, और पास पेपर जब सोशियोलॉजी के देखे ना दिल, तो पता है क्या हुआ? मुझे एक भी सवाल नहीं आया। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप सिलेबस पूरा तैयार कर लेते हैं, लेकिन सवाल इतने डेप्थ वाले आते हैं, सवाल इतने कंसेप्चुअल आते हैं कि स्टूडेंट्स उसमें ना बंदा अटक के रह जाता है। मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ऐसे सब्जेक्ट्स को कहा जाता है कि नहीं, ऐसे सब्जेक्ट के जो सिलेबस होता है उसे कहा जाता है कि ये सिलेबस बड़ा इन डेप्थ है। डेप्थ ऑफ द सिलेबस आपने देखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखते हैं तो जीपीपी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इज वन ऑफ द वेरी गुड सब्जेक्ट। लेकिन मसला ये है कि वो भी जरा इन डेप्थ सिलेबस है। आप प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद पास पेपर देखेंगे, आप स्टक हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे, हालांकि अच्छा सब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, इस सिनेरियो में पता है फिर क्या होता है कि आप ऐसा कोई भी सिलेबस जो कि बहुत डेप्थ वाला है, जिसमें बड़े डिटेल में सवाल पूछे जाते हैं और अटकने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, हम ऐसे सब्जेक्ट से दूर ही रहें, ठीक है। और ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करें जिसका सिलेबस बड़ा शॉर्ट सा है। अब जैसे आप देखें तो इन्वायरमेंटल साइंस में आप देखें तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिलेबस नाउ दैट आई एम गोइंग टू शो यू। तो इसमें आप सिलेबस अगर आप देखें तो फर्स्ट सिलेबस में, यानी जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर आता है, वो हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट है, जिसमें जी बताया कि इन्वायरमेंटलिज्म किस तरीके से आया इस दुनिया में। आपके पास, आपने ब्रिटिश हिस्ट्री में कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होता है, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद जो दूसरा रेवोल्यूशन था वो कौन सा था स्टूडेंट्स? मुझे कौन बताएगा आप में से? जी लोग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपकी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रोथ करती हैं, और जाहिर बात है जब इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो आपके पास गैसियस एमिशन क्या होगी? मुझे बताइएगा जरा। ज्यादा होगी ज्यादा सर। गैसियस एमिशन जब ज्यादा होगी, उस टाइम पर फिर पोल्यूशन का क्या इंडेक्स रहेगा बताइए? कम होगी, ज्यादा होगी? हाई ज्यादा हो रहेगा। जाएगी। एयर पोल्यूशन ज्यादा हो ज्यादा जाएगी। होगी। And जब आपके पास पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगी, तो क्या लोगों में ये थॉट उभरेगा कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? मुझे बताइएगा। जी सर। यस सर। जी, इमरजेंस ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, यही आपने यहाँ पर पढ़ना है बस। आप खुद देख सकते हैं, सारा कुछ आपने यहाँ पर ये पढ़ना है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा पॉइंट आता है, ये बड़ा जरूरी है, चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले ना, हम अक्सर इन्वायरमेंट, पाकिस्तान अफेयर्स में भी सवाल आ जाता है, करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, जीएसए में भी आ जाता है दील, कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। अब बहुत से बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता ही नहीं है।
देयर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर देखेंगे उसमें जी। अच्छा मुझे बताइएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हम कर चुके हैं? जिन्होंने मुझसे पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा हुआ है मुझे बताइएगा, क्या हम कर चुके हैं पॉपुलेशन ग्रोथ? सर कर लिया। बिल्कुल, पॉपुलेशन ग्रोथ वही है, सारा का सारा वही है। फिर उसके बाद हम पॉवर्टी देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, ये जीएसए का एक पोर्शन है। एनर्जी सिक्योरिटी देखेंगे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत देखेंगे। अर्बनाइजेशन थोड़ा बहुत देखेंगे। कैरिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड सिक्योरिटी देखेंगे, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल देखेंगे। आपको पता है कि भी पाकिस्तान अफेयर्स में आता होता है पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल इश्यूज क्या है, 2023 में इस पे सवाल आया हुआ पूरा, ठीक है। सो ये हम इन चीजों को यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखेंगे। तीसरा अगर आप देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अच्छा ये एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सो आप अगर इसे इग्नोर भी कर देंगे तब भी आपके सवाल हो जाएंगे। सो लेट्स जैसे हमने इसे इग्नोर कर दिया इफ्रा। अच्छा जी, चौथा पोर्शन अगर आप देखें तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइएगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का अगर आप पोर्शन देखते हैं जीएसए का, जो मैंने आपको कहा कि एनवायरमेंटल साइंस का एक पूरा पोर्शन है, तो जिन बच्चों ने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा जीएसए वाला, तो क्या मुझे बताइएगा उसमें एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक था? फाइका टेल मी, अरिका मुझे बताइएगा, अदील आप भी, क्या एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक था? ठीक है। वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ा था, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन आप देखें, नॉइज पोल्यूशन देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखें, वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी देखें, डिफॉरेस्टेशन देखें, डेजर्टिफिकेशन देखें, यूट्रोफिकेशन देखें, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ये सारा का सारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स ये सारा का सारा जो आपका है ये आया हुआ है जी, ये जीएसए वाला पार्ट है पूरा। तो अगर आप जीएसए कर चुके हैं तो ये आपका पोर्शन कवर है, आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस थोड़े स्टैट्स वगैरह हमने देख लेने हैं। नेक्स्ट आप देखें तो क्लाइमेट चेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। यहां पर आपको जो मैंने स्टूडेंट्स आपको याद होगा, या जिन बच्चों ने पढ़ा है मुझसे वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं यहाँ पर फिर आपको पढ़ा दूंगा। जो हमने पाकिस्तान अफेयर्स में क्लाइमेट चेंज पढ़ा था ना, आपको याद है? बड़ी कलरफुल सी स्लाइड्स थी और हमने ये सारा देखा था, सर सारा का पढ़ा सारा, था। बिल्कुल सारा का सारा हुआ है। क्लाइमेट पैटर्न एट रीजनल लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ड्राइवर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आ गया आपके पास, ये सारी चीजें देखेंगे। सीडीएम यहाँ पर देखेंगे, क्लीन डेवलपमेंट, ये हमने थोड़ा सा न्यू ऐड करना है। आरईडी प्लस यहाँ पर देखेंगे, रेड प्लस जिसे कहा जाता है, इन चीजों को हम यहाँ पर गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं, इन्हें भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपने पाकिस्तान पेट्स का क्लाइमेट चेंज से पढ़ा हुआ है, that will be sufficient। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट आप देखें तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ये जी पाकिस्तान रिलेटेड, यहाँ पर हमने सिर्फ पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास नेशनल कंजर्वेशन पढ़नी है हमने। उसके बाद जी आपके पास आ जाती है जी पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2005 आ जाता है, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट 1997, ये तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आपने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल डिस्कस करना है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल डिस्कस करना है, चौथा हो गया। पांचवा आपके पास हो जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, पांचवा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप इसे भी छोड़ दें, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी, छठा टॉपिक यहाँ पर हो गया। और ये छोटे छोटे हैं, ये 5-5 मिनट में हो जाते हैं कवर। उसके बाद आपके पास सैनिटेशन पॉलिसी, ये हम छोड़ देंगे, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया, छठा पॉइंट है। और सातवां आपके पास पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, यहाँ पर हमने ये 7 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सो दीज आर वेरी इजी एज वेल, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 3-4 यहाँ से भी हम कर लेंगे क्योंकि सवाल आ रहे हैं यहाँ से भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में आईएसओ 14000 हमने डिस्कस करना है, ओएचएसएस डिस्कस करना है, ठीक है। अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये सारा आपके लिए थोड़ा बहुत नया हो सकता है ये हमने। लेकिन यहाँ से भी आपको पता है आपने एक पॉइंट किया हुआ है, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस हो गया, और जीआईएस के साथ साथ रिमोट सेंसिंग हो गया, ये आपने किया हुआ है, जीएसए का ये सारा पार्ट है, ठीक है। तो ये भी जीएसए का सारा पार्ट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। या जिसने अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है या जीएसए पढ़ा है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देखें तो स्टूडेंट्स की डेप्थ ऑफ द सिलेबस वाला पॉइंट जो है, ये हमें यहाँ से सिलेबस देखने से पता चलता है कि इसका सिलेबस तो बड़ा छोटा है, इसका सिलेबस तो बड़ा बेहतरीन है। सो इस वजह से मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस इज मच सुटेबल ऑप्शन एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, जिसमें आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। और अगर आपने बाय सम चांस मेडिकल में आपका बैकग्राउंड है, बायोलॉजी वाला बैकग्राउंड है, तो फिर तो आपके लिए जो है ये सोने पे सुहागा है, अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। पर्सनली मेरा भी बायोलॉजी का बैकग्राउंड था एंड दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखें तो ये जी आपके पास पास पेपर्स हैं,
पास पेपर्स में चैप्टर वाइज मैंने इन सवालों को यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ पर आप देखें तो करीबन 21 सवाल आए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखें ना तो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल साइंस के इस पोर्शन पे आप देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक, सीधा सीधा सा सवाल है, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया है। अब हम लेटेस्ट वाले पे जरा चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 2022 2024 में सवाल देखें तो 10 नंबर का क्या आया हुआ है, यूट्रोफिकेशन एंड। क्या यहाँ पर ये सवाल कोई डेप्थ वाला आपको लग रहा है? खुद जरा इस चीज को सोचें, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस देख लें, एयर पोल्यूशन, सीधा सीधा 5 नंबर का सवाल आपसे आया। तो इसमें अक्सर औकात पेपर को अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 10 नंबर का, यानी 5 नंबर के आपके पास 4 सवाल भी आ सकते हैं, 10 नंबर के आपके पास 2 सवाल भी आ सकते हैं, और 20 नंबर का भी सवाल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास सवाल 20 नंबर का आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन, व्हाट केमिकल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर आर रिस्पांसिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। आपने ये पढ़ा हो सकता है, अगर जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ा है, वो जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ये सारी चीजें, ठीक है। सो अच्छा, सो ये आपने यहां पर बताना है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आर द इम्पैक्ट, सिंपल है जी, यहां पर आपने ओजोन डिप्लीशन की डेफिनेशन बतानी है, कौन से केमिकल्स हैं, कॉजेज आपने बताना है, और इम्पैक्ट बताना है, बात खत्म। ये देखिए 20 नंबर का लेटेस्ट सवाल 2024 का आया हुआ है। 2025 का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से है। नेक्स्ट अप अगर आप देखें तो 10 नंबर का भी सवाल देखिए, सीधा सीधा सा आता है। 5 नंबर का सवाल भी आप देखें तो सीधा सीधा सा आता है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप ये सारे सब्जेक्ट को यानी एक तरफ एक दफा गो थ्रू कर सकें, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट अगर हम इसे चूज करने पे जाते हैं। और बच्चों को ये लगता है अक्सर औकात कि सर जी इसका तो सिलेबस बहुत लेंथी है। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसका सिलेबस वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सिलेबस है, मैं आपको सच बात ही बता रहा हूँ, ठीक है। हमें ये लगता है कि इसका सिलेबस बड़ा लेंथी हो सकता है, बट नो, इट इज नॉट द केस। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके 8 मॉड्यूल्स हैं, 8 में से अगर आप 6 कर लेते हैं, आपका 100% पेपर यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप फॉर एग्जाम्पल 7 कर लेते हैं मॉड्यूल्स, 8 कर लेते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। मैं आपको उसके भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो फिर तो आपका वैसे ही 100% पेपर कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज ना भी 10वीं वाले इसके होते हैं, एमसीक्यूज को भी कवर करना बड़ा आसान होता है। इन शॉर्ट आपके एमसीक्यूज में भी अगर 17-18 मार्क्स आ जाते हैं, 15 नंबर ही चले आ जाते हैं, और आपके 15-15 आप अगर देखें तो तमाम दूसरे सवालों में भी आ जाते हैं। तो अगर आप 15 मार्क्स ले लेते हैं एक सवाल में, 60 नंबर ये हो जाएंगे। 15 नंबर अगर आपके पेपर में यानी वैसे एमसीक्यू से आ जाते हैं तो 75 तो वैसे ही आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा सब्जेक्ट रह सकता है। और अगर जेंडर पर आप काम करते हैं और जेंडर पर काम करने के बावजूद भी आपके आ जाते हैं 40, आपके आ जाते हैं 35, तो एक तरफ 35 वाला बच्चा है, एक तरफ 75 वाला, 70 प्लस वाला स्टूडेंट है। तो द चॉइस इज योर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट एक बेहतर सब्जेक्ट साबित हो सकता है। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा, कोई अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गए, सर एमसीक्यूज किधर से कवर करेंगे, फाकरा एमसीक्यूज के लिए आपको प्रॉपर फाइल में प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो फाइल मैंने खुद इस्तेमाल की थी वो फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक आप सबको? इफ्रा मुझे बताइएगा, आपको समझ आ रहा है पॉइंट? और जी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, फिजा बेटा समझ आ रहा है आपको? किंजा, अरिका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किरण किधर है जी? किरण समझ आ रहा है? किरण शहजादी किधर है? मॉइज समझ आ रहा है? लुकमान? सो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए environmental science becomes a suitable option according to my opinion, but still that is my opinion. These are some only suggestions that I can give. Ultimately चूज करना या ना चूज करना, that depends upon all of you, ठीक है। कोई यहां तक अगर आपका सवाल है या आप कोई बात ऐड करना चाहते हैं, आप में से कोई भी अगर किसी की बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसे एड्रेस कर दूंगा। बाकी कोशिश करते हैं आइए कि हम आज इसका जो पहला लेक्चर या पहला मॉड्यूल है उसका भी एक पार्ट कवर कर लें, ठीक है। ताकि हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा आपको भी ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे इन्वायरमेंटल साइंस होना है और किस तरीके से आप इसे आगे जाकर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट मॉड्यूल हमारे पास जो पेपर के मुताबिक है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट, ठीक है। एक प्रॉपर तरतीब से हम रख के चलेंगे। सर इन हाउ मेनी डेज वी कैन कवर? अच्छा फाकरा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी जो मेरे साथ क्लासेस होंगी वो 5 और 6 डेज अ वीक्स नहीं होंगी। नोट्स और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे 100% आपके पास
जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल होंगी, नोट्स आपको गूगल क्लासरूम पर भी अवेलेबल होंगी, और आपका जो भी ग्रुप एक बनेगा, जो भी आप में से इन्वायरमेंटल साइंस चूज करता है, दैट पर्सन कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। उसमें आप जरूर आपके साथ नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, ये सारी जो पीडीएफ्स हैं वॉइस शेयर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो फाखरा ने अच्छा क्वेश्चन किया कि सर क्लासेस कितने डेज में होंगी या कैसे हम कवर करेंगे। अच्छा, क्लासेस आपके 5 और 6 डेज अ वीक नहीं होंगी, ठीक है। आमतौर पे मैं क्लासेस जो हैं कंपल्सरी की 5 to 6 डेज अ वीक लेकर चलता हूँ, बट ऑप्शनल्स के साथ आई हैव इंट्रोड्यूस सम चेंजेस। सो क्लासेस आपकी करीबन करीबन 3 डेज अ वीक होंगी, जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री की हुई थी, ठीक है। उसमें ये है कि मैं आपके साथ जो डेज हैं वो आपके साथ जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी कल, वो भी ऑप्शन, द क्लास ऑफ टुमारो विल आल्सो बी अनदर ओरिएंटेशन क्लास। तो उसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे, आपके साथ मैं अनाउंस कर दूंगा, लेकिन आपकी 3 डेज अ वीक क्लासेस होंगी। और आपकी करीबन, मैं आपको फाकरा इतना बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जब हमने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा था ना, तो हमने शायद एक हफ्ते में, वो 6 डेज अ वीक क्लासेस हुई थी, तो हमने एक हफ्ते में सारा कवर कर लिया था। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, हमने 10 दिसंबर को स्टार्ट किया, बड़ा लेट हमने स्टार्ट किया था उससे। आखिरी सब्जेक्ट था इन्वायरमेंटल साइंस हमारा उस टाइम पे। तो हमने जब स्टार्ट किया तो करीबन 10 दिसंबर को हमने स्टार्ट किया है, और मेरे ख्याल से 12 दिसंबर को अप्रोक्सीमेटली, यस यही कोई टाइम था। और हमने उसे मंडे को स्टार्ट किया था, और एंड पे सैटरडे तक उसे कंप्लीट कर लिया था। तो यानी इतना उस टाइम पर हैक्टिक हम जा रहे थे। बट क्योंकि अभी हमारे पास डे है, टाइम है, आपको चीजें अब्जॉर्ब करने के लिए भी मैंने टाइम देना है, याद करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए भी टाइम देना है, तो 3 डेज अ वीक क्लासेस होंगी। एंड वीकली इसमें टेस्ट आपका होगा एक दिन, ठीक है। संडे को गालिबन टेस्ट होगा, या थर्सडे को टेस्ट होगा। और थर्सडे की क्लास नहीं होगी, 3 डेज में आपको अनाउंस कर दूंगा कौन कौन से हैं, एंड उसी में हम ये सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरा अप्रोक्सीमेशन जो है करीबन हम 2 वीक्स में या 3 वीक्स में से कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हम जाएंगे। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक। अगर आप में से कोई बच्चा एक भी छुट्टी करता है तो माइट भी पॉसिबल उसका एक बहुत ज्यादा लॉस इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज जैसा कि कल से हम देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे कि स्पीड में डबल कर दूंगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आप अगर कोई छुट्टी कर लेते हैं तो माइट भी पॉसिबल आपकी छुट्टी में शायद पूरा मॉड्यूल ही कवर हो जाए। तो अगर वो पूरा मॉड्यूल ही कवर हो जाता है, तो फिर आप देख लीजिएगा कि अगर 6 मॉड्यूल्स हमने, बेसिक जो हमारी डिमांड है वो 6 मॉड्यूल्स हमने करने ही करने हैं कवर, ठीक है। 6 मॉड्यूल्स हमारे हो जाएंगे, बाकी 2 मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो 6 मॉड्यूल्स हमने कवर करने हैं, वो 6 मॉड्यूल्स कवर करने के लिए आई गेस 2 वीक्स विल बी सफिशिएंट, ठीक है। 6 क्लासेस विल बी सफिशिएंट, और अगर मैक्स हम करें तो 9 या 12 क्लासेस विल बी सफिशिएंट। तो 3 हफ्ते, 3.5 हफ्ते इसमें लग सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल है जी आप में से किसी का? जी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग्स होंगी, टेस्ट होंगे, टेस्ट के साथ साथ आपकी लाइव ड्रिल्स होंगी, जैसा कि मैं क्लासेस में करवाता हूँ। लाइव ड्रिल्स आपकी होंगी, लाइव आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया जाएगा, आप उसे क्लास में बैठ के अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस की जा सके। ऑलराइट जी, और कोई सवाल है आपका? तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला जो हमारा मॉड्यूल है दैट इज हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट, ठीक है। इसमें वही पुरानी बातें हैं जी स्टूडेंट्स, और कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर हमने ये टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले देखना है जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है 1760 में, फिर ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है। अच्छा, जब आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है ना, तो साथ ही लोगों में ये थॉट नहीं आ जाता कि ओए होए जी हमने अपने इन्वायरमेंट को बचाना है एंड ये एंड वो, नो। आपका जहां पर 18th सेंचुरी में जाकर इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, आपके पास 20वीं सदी में करीबन 150 या 200 सालों बाद जाकर, ठीक है, इस चीज की रियलाइजेशन होती है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। हाँ, 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे एक्ट दिए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें तारीख में देखने को मिलती हैं, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, हल्के फुल्के छोटे मोटे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इस चीज को दर्शाते हैं कि हाँ, ब्रिटेन के लोगों में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में थॉट्स आ रहे थे। लेकिन जो प्रॉपर एनवायरमेंटलिज्म की, यानी अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक जो थॉट इमर्ज होता है, वो 20th सेंचुरी में होता है। फिर जी 1972 में आपके पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, ये आपके पास होती है, यूएनसीएचई होती है। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर होता है, 1992 में रायो समिट होता है, और 1990 आगे 2020 यानी 21st सेंचुरी के इंट्रोडक्शन में आपके पास एजेंडा 21 होता है। तो 21st सेंचुरी में किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सो ये आपके यहाँ पर मेजर चंक्स हैं जो आपने स्टडी करने हैं, ठीक है। इसमें जी वही पुरानी बातें हैं जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है। अब पुरानी बातें हैं जी स्टूडेंट्स, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो पिक्चर शोज एवरीथिंग।
मुझे अब आपने सबने साथ साथ बताना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ गैसेस एमिट होना शुरू होती हैं, एंड स्टूडेंट्स इनिशियली इन गैसेस को इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट तो नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे हुई है तो आपके पास गैसेस एमिशन बढ़ गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइएगा, इंडस्ट्री से जब धुआं निकलता है या गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो क्या सिर्फ फिजा को ये आलूदा करती हैं, या कोई और भी ऐसे सेक्शंस होते हैं या एरियाज होते हैं जो कि पोल्यूटेड होते हैं? मुझे बताइए, टेल मी एवरीबॉडी, क्या सिर्फ इंडस्ट्रीज जब आपकी ग्रोथ करती हैं तो सिर्फ फिजा ही आलूदा होती है अंश, या वाटर फिर पोल्यूशन, भी आलूदा होते हैं? वाटर पोल्यूशन भी। वाटर, वाटर के अलावा और ओशंस नहीं, ओशंस वाला कौन है? नहीं लुकमान, लुकमान बेटा शायद आप कह रहे हैं नहीं ओशंस नहीं, वाटर होते हैं, वाटर इज द मेन, ठीक है। वाटर स्ट्रीम्स, नदी नाले, ये जरा ठीक है। जमीन पल्यूट होती है, बिल्कुल जमीन होती है, लैंड होता है, तो देखिए मल्टी फैसेटेड। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जब इन्हीं दरियाओं से फॉर एग्जांपल जी पानी में वाटर पोल्यूशन हुई, अब इन्हीं दरियाओं से अगर जानवर पानी पी लेंगे तो क्या जानवर मर जाएंगे? ऑब्वियसली मर जाएंगे। इंसान पानी पी लेंगे तो इंसानों में बीमारियां आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कि सबसे पहले क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाती है। फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन यानी जितने भी आपके पास नॉन रिन्यूएबल ऑयल और गैसेस वगैरह की जो कंजम्पशन है ना, उस टाइम पर कोयला वगैरह जो ज्यादा इस्तेमाल होता था, वो इनकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी इनकी रिलीज बढ़ जाती, इनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है कोयले की, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी इन तमाम पोल्यूटेंट्स की जो है आपके पास स्टूडेंट्स एमिशन भी बढ़ जाती है। यहाँ पर एलिजाबेथ गोल्डबर्ग देखिए कहती हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलाउड अस फॉर द फर्स्ट टाइम टू स्टार्ट रिप्लेसिंग ह्यूमंस एंड एनिमल पावर। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है कि फ्यूल्स हम इंसानों पर और जानवरों पर इंहिसार कम करते हैं और मशीनों पर इंहिसार बढ़ा देते हैं, और ये मशीनें सारी की सारी चलती थी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी फॉसिल फ्यूल से। और जब जाहिर बात है मशीनों पर इंहिसार बढ़ता है तो क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है जी फैक्ट्री एमिशन, वही पुरानी बात है जी, फैक्ट्री एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसमें आप देखें तो फोर्ड रिवर कॉम्प्लेक्स डिट्रॉइट यूएसए में और लॉन्ग ब्रिज प्लांट बर्मिंघम यूके में ये बहुत ज्यादा जो है एमिशंस वगैरह करते हैं, और अल्टीमेटली पोल्यूशन इनके आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वही पर उसके बाद जी वाटर कंटेमिनेशन आपके पास होता है, ठीक है, वाटर आसपास के आप देखें तो नदी नाले बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं, दिस यू कैन टेल एज वेल, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि स्टूडेंट्स डिफॉरेस्टेशन बढ़ना, आप देखिए ना स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने इंडस्ट्रीज को प्लांट करना, आज भी यहाँ पर आप इस चीज को देखते हैं कि अक्सर आप अगर गांव वाले एरियाज में जाते हैं या हम अगर सफर करते हैं तो पहले हम देखते होते थे, आज से 5-10 साल बाद, ये 15 साल पहले, सॉरी 5-10 या 15 साल पहले, कि बड़े गांव वाली साइड पे देहाती इलाकों में हरे भरे एरियाज होते थे, खेत खलियान होते थे, जंगल होते थे हल्के फुल्के, और बड़ा प्यारा लगता था सिनेरियो। लेकिन आज इन तमाम ग्रीन स्पेसेस की जगह इंडस्ट्रीज लेती जा रही हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं? कुछ जरा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। आज इन तमाम चीजों की जगह जो है आपके पास जो डिफरेंट सिटीज आपके पास बनती जा रही हैं, जैसे आपके पास बहरिया टाउन हो गया, आपके पास न्यू लाइफ हो गया, कुछ इस तरीके से सिटी स्कीम ऐसे करके जो भी आपके पास होते हैं वो बनते जा रहे हैं, अल रहमान गार्डन हो गया, अक्सर आप देखते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स, पहली बात आपके जब इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं तो उन इंडस्ट्रीज के ग्रो करने की वजह से स्टूडेंट्स इशू ये होता है, अच्छा इशू ये होता है कि तमाम जंगलात को काटा जाता है, और जंगलात को काटने के बाद आपके पास वहां पर फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, ठीक है। अब जब फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ती है, और वर्कर्स की जब डिमांड बढ़ती है तो आपके पास अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जंगलात में कमी आती है, फॉरेस्ट कवर में कमी आती है, एंड जब फॉरेस्ट कवर में आपके पास कमी आती है तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास ग्रीन स्पेसिस अफेक्ट होती हैं, पोल्यूशन बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी जंगल हैं, जितने भी दरख्त हैं, जितने भी आपके पास ग्रीन स्पेसिस हैं, वो हवा को प्योरीफाई करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं। अब एयर प्योरीफायर्स ही नहीं होंगे, दरख्त वगैरह, तो क्या होगा कि हवा में पोल्यूशन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही सारा आप यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी किताब है एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अशर्ड इन एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दरख्तों की डिमांड, जो टिम्बर वुड है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहां तक आप सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिएगा, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? फिर जी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि आपने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी जब वो ट्रेन वगैरह डिस्कवर की जाती हैं तो ट्रेन में कोयला इस्तेमाल होता था, आपको पता है ना, पिछले जमाने में
पुराने जमाने में ट्रेन्स में कोयला वगैरह इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से एमिशन बढ़ती थी, और जब आपके पास एमिशन बढ़ती थी तो पोल्यूशन आना शुरू हो जाती थी। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर अभी तक क्या देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, जहां पर आपने ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ा कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे, लेकिन एनवायरनमेंट पर इसके इंपैक्ट्स कैसे थे? मुझे आप में से कौन बता सकता है? एनीबडी? एनवायरनमेंट के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट्स थे? टेल मी, एनीबडी? व्हाट वाज नेगेटिव इंपैक्ट्स थे? और ये देखिए, ये सारे इंपैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन जो हमने देखी, ठीक है, कंटामिनेशन हो गया, फैक्ट्री एमिशंस बढ़ गई, डिफॉरेस्टेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गई, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट यही है जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन होती है और इन्वायरमेंट। अब जब पोल्यूशन होती है ना, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि लोगों में ना इन्वायरमेंटलिज्म बढ़ना शुरू होता है, इन्वायरमेंटलिज्म के थॉट्स आना शुरू होते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया जा रहा है, ठीक है, एंड बिकॉज इन्वायरमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड, ठीक है। सो लोगों में एक थॉट इमर्ज निमरा ये होता है कि अब हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें देखें तो सबसे पहले आपके पास तारीख में जो सबसे पहला एक्ट होता है वो 1863 में एक एक्ट पेश किया जाता है जिसका नाम था एल्कलाई एक्ट। अब एल्कलाई एक्ट क्या करता है, ठीक है, कि यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, पर्टिकुलरली एल्कलाइज वगैरह की, ठीक है, इन्हें कम करने की यहाँ पर बात की जाती है। बात की जाती है कि जितने भी आपके पास एल्कलाइज हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन को कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से एमिशन हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा एक्ट जो कि एल्कलाइज की प्रोडक्शन को, यानी केमिकल्स की प्रोडक्शन को कम करने की बात करता है, उसे कहा जाता है एल्कलाई एक्ट, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। बैकग्राउंड इसका यही है जी, काफी ज्यादा पोल्यूशन थी, एल्कलाइज वगैरह प्रोड्यूस हो रहे थे उस टाइम पर, जिसकी वजह से आपके पास एमिशंस बढ़ती जा रही थी, टॉक्सिक गैसेज इन्वायरमेंट में रिलीज होती जा रही थी। इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट पोल्यूशन आती है, एंड लोग इसी के रिस्पॉन्स में एल्कलाई एक्ट पेश करते हैं। कब एल्कलाई एक्ट पेश किया गया था जी, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, टेल मी, व्हेन वाज द 1863 1863? वेरी गुड जी। 1863 में आपके पास एल्कलाई एक्ट को प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। मेरी बात सारी समझ आ रही है आप सबको? उसके बाद क्या होता है सर जिसके ये एल्कला एक्ट एक दफा प्लीज दोबारा समझा दे। एक्ट क्या था कि बहुत से ना हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा रहा था, हसन, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में। अब क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा जी, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स वगैरह को इस्तेमाल किया जा रहा है, पोल्यूटेंट्स वैसे हार्मफुल ही होते हैं, पोल्यूटेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से लोगों में भी बीमारियां आना शुरू हो गई। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपके पास जब इन पोल्यूटेंट्स को रिलीज किया जाता था एनवायरमेंट में, फिजा में आपकी, ठीक है, तो उस टाइम पर, मैं वही बता रहा हूं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब जाहिर बात है पोल्यूटेंट्स को रिलीज किया जाता है तो आपके एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन होती है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग ना इस सारी पोल्यूशन को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि आइए एक एक्ट पेश करते हैं। 1863 में गवर्नमेंट भी इस चीज पर डिसाइड करती है, और उस एक्ट का नाम था एल्कलाई एक्ट। और एल्कलाई एक्ट का मकसद ये था कि जितने भी पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं उन्हें कम किया जाए, ताकि आपके इन्वायरमेंट को भी इंप्रूव किया जा सके और पब्लिक हेल्थ को भी बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। सो दिस वाज द एक्ट। इसकी मेन प्रोविजंस है जी, मेन प्रोविजंस ये आपके पास लिखी हुई हैं, कोई भी आप में से पढ़िएगा, एक पॉइंट पढ़िएगा फिर पॉज दीजिएगा ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। जी स्टूडेंट्स, प्लीज रीड इट फॉर अस। requiring alkali requiring alkali works to install equipment such as condensing chambers and other scrubbing devices to capture and neutralize harmful emissions. अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपके पास एमिशंस है ना, वो हो रही थी फिजा में, और आपके पास पोल्यूशन इंक्रीज होती जा रही थी, तो डिसाइड किया जाता है कि स्क्रबर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। अब स्क्रबर्स स्टूडेंट्स एक ऐसी इनोवेशन होती है जो कि क्या करती है कि आपकी जितनी भी गैसेस रिमूव होती हैं, यानी रिलीज होती है ना, उनमें से पोल्यूटेंट्स को ना सेव कर लेता है, यानी पोल्यूटेंट्स को हवा में, फिजा में जाने नहीं देते। अब देखिए ना, गैसेस का इन्वायरमेंट में रिलीज होना हार्मफुल कैसे है? क्योंकि गैसेस के साथ आपके पास पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, हार्मफुल चीजें, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। एंड अब अगर उन हार्मफुल केमिकल्स को किसी तरीके से इंडस्ट्री में रोक लिया जाए तो ये आपके लिए पोल्यूशन कम हो जाएगी। सो यहाँ पर यही जी, एल्कलाई वर्कर्स को या एल्कलाई एक्ट में डिसाइड किया जाता है कि स्क्रबर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपकी इंडस्ट्रीज में, ताकि अल्टीमेटली हर तरीके की पोल्यूशन को या हर तरीके के पोल्यूटेंट्स को कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़िएगा दूसरा पॉइंट जो है, एस्टैब्लिशिंग ए सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन। Establishing a system of inspection and regulation by government, appointing inspectors to ensure compliance with the Act's provisions. आता है कि एक इंस्पेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा,
प्रॉपर इंस्पेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वो सारी की सारी फैक्ट्रीज को देख सकें कि सारी फैक्ट्रीज अल्कलाई एक्ट को फॉलो कर रही हैं या नहीं, ये यहाँ पर बात की जाती है। और डिसाइड किया जाता है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर तो इस अल्कलाई एक्ट को फॉलो नहीं करेगी तो उस फैक्ट्री के ऊपर पेनल्टीज और फाइन्स वगैरह उसे जो है इम्पोज किए जाएंगे। सो दिस वाज द अल्कलाई एक्ट। अब इसका इम्पैक्ट भी होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वाकई ही आपके पास पब्लिक हेल्थ बेहतर हो जाती है और आपके पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी एमिशंस करना बंद कर देती हैं। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। लेगेसी में देख ले तो एनवायरमेंटल, ये अल्कलाई एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बस आपने मेजर मेजर इसके पॉइंट्स को देख लेना है, ठीक है। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिएगा, आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू? अल्कलाई एक्ट, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताए, कोई ऐसा आपका सवाल? आमना, अहमद, अंस, कोई अगर आपका सवाल है, आसमा, तो आज आप कर सकते हैं जी। सर अभी आपने कहा है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है? अल्कलाई एक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया हुआ, ठीक है। लेकिन ये कि बस अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, ताकि आप ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म को समझ सके। अगर इसके ऊपर कोई आ जाता है, ठीक है, तो आप इसे देख लें, लेकिन अभी तक फिलहाल तो नहीं आया। ऑलराइट, यहाँ पर आप देखें तो ये है जी आपके पास फर्स्ट पोर्शन, हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपके पास अल्कलाई एक्ट पर कोई सवाल नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ऐसा जिसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास 20th सेंचुरी में इन्वायरमेंटलिज्म ग्रोथ किस तरीके से होता है। 20th सेंचुरी में यही है जी, लोगों को पता चलता है कि काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रही है। जॉन मोयर उठ खड़े होते हैं, थियोडोर रोजवेल्ट आकर खड़े हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि नेचुरल लैंडस्केप्स यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में जितने भी आपके पास जंगलात हैं इनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अल्टीमेटली आपके पास फिर रिचल कार्सन 1962 में आती हैं, 1962 में एक किताब लिखती हैं जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। और यहाँ पर यही बात किया जाता है कि देखें जी, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स में जी एक डीडीटी होता है, ठीक है, यानी इन तमाम और आपके पास साथ साथ जितने भी आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं इनका इस्तेमाल कम करें, ताकि अल्टीमेटली क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपनी जमीन को डैमेज करना बंद करें, ठीक है। और ये रिचल कार्सन की किताब के ऊपर बड़ी दफा एमसीक्यूज भी आए हुए हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और रिचल कार्सन की किताब जो है ये बहुत एक पिवटल पॉइंट साबित होता है। लोगों में उस टाइम तक बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ जाती है और मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म की रिचल कार्सन से ही दरअसल बुनियाद रखी जाती है जब ये अपनी किताब साइलेंट स्प्रिंग लिखती हैं। अल्टीमेटली अब यहाँ पर 1960s की अगर हम बात करते हैं ना, तो लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई थी। अब 1960s में जब लोगों में बड़ी ज्यादा अवेयरनेस आ जाती है ना, तो स्टूडेंट्स इसमें पता है क्या होता है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं। अल्टीमेटली अल गोर भी यहाँ पर यही कहते हैं कि रिचल कार्सन की किताब एक टाइमलेस पीस है, क्वोटेशन आप पढ़ लीजिएगा। 1970s में डिसाइड होता है कि अप्रैल 22 1970s विल बी सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट अर्थ डे, यानी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और आज भी आप देखें तो 22 अप्रैल को अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अर्थ को यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स वगैरह की बात की जाती है। मिलियंस ऑफ लोग निकलते हैं, रैलीज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एजुकेशनल इवेंट्स करते हैं, कंपेन्स करते हैं, ताकि हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें की जा सकें, यानी एफर्ट्स की जा सकें। फिर आपके पास 90s में इन्वायरमेंटलिज्म, अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, अभी तक जो अल्कलाई एक्ट हुआ, मुझे आपने बताना है कि ये जो अल्कलाई एक्ट था, क्या ये नेशनल लेवल पर था या ये डोमेस्टिक लेवल पर था या ये इंटरनेशनल लेवल पर था? मुझे बताइएगा जरा। ये जो अल्कलाई एक्ट इंटरनेशनल लेवल से। जी सॉरी, नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर था, बिल्कुल। नेशनल। अच्छा, रेचल कार्सन की किताब आती है और अमेरिका में थियोडोर रूजवेल्ट और ये सारे लोग उठ के, जॉन मोयर साहब अपनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बातें करते हैं। रेचल कार्सन की भी किताब आती है साइलेंट स्प्रिंग, और उसके बाद अर्थ डे अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे बताइएगा, ये नेशनल लेवल पर था, ये इंटरनेशनल लेवल पर था, डोमेस्टिक लेवल पर था, किस लेवल पर था? ये भी मुझे जरा बताइएगा, टेल मी। आपके पास ये भी जी नेशनल, नहीं नहीं किरण, नेशनल था। ये जो भी इंटरनेशनल कह रहे हैं गलत है, नेशनल लेवल पर था, ठीक है, नेशनल लेवल पर था। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1972 के बाद बेसिकली 1990 का जो डेकेड था वो एक ऐसा डेकेड था जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ना इंटरनेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर लेकर जाया जाता है। यानी अपनी तरफ से पाकिस्तान भी फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहा है, यूके भी कर रहा था उस टाइम पर, यानी सारी जो कंट्रीज है ना वो अलग अलग मिलकर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अपनी कंट्रीज में यानी नेशनल लेवल पर इंश्योर कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर 1990 के डेकेड में देखा जाता है कि नहीं जी, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं, क्लाइमेट चेंज जो है, ये पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड बिकॉज ये पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो अब इंडिविजुअली एक एक नेशन इसे प्रोटेक्ट यानी इसकी प्रोटेक्शन के बारे में काम नहीं कर सकता।
अब सारे नेशंस जो हैं मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें एंड कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू एनवायरमेंटल चैलेंजेस को या क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो 1990s में दरअसल एनवायरमेंटलिज्म को ग्लोबल लेवल पर शिफ्ट किया जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ग्लोबल लेवल का इश्यू कंसिडर किया जाता है और इसमें डिसाइड किया जाता है कि बिकॉज कलेक्टिवली पूरी दुनिया इसे फेस कर रही है तो फिर कलेक्टिव एफर्ट्स की ही जरूरत है ताकि हम अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सकें। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उस टाइम पर जी क्या क्या इश्यूज हाईलाइटेड थे? ग्लोबल वार्मिंग हाईलाइट था, ठीक है। 1970s में ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कवर किया गया और देखा गया जी 1970 के बाद हर डेकेड जो था, यानी हर साल जो था, हर 10 साल पिछले वाले 10 साल से ज्यादा हॉटर था, वार्मर था, ठीक है। एसिड रेन, आपको पता है ये एसिड रेन हुई उस टाइम पर, और एसिड रेन से पता चलता है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रही थी। ओजोन डिप्लीशन होती है जी 1985 में, ओजोन में होल डिस्कवर किया जाता है। ओजोन होल से मुराद याद रखिएगा ये नहीं है कि ओजोन में वाकई होल हो गया था, लेकिन ओजोन होल से मुराद था कि ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन एक एरिया में यानी अंटार्कटिका में कम हो गई थी। अब उसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स, ओजोन जो है ना सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से ना हमें प्रोटेक्ट करता है, और अगर ओजोन होल में यानी ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और ओजोन में होल हो जाता है तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से क्या होता है कि सन की हार्मफुल रेडिएशन इंसानों तक पहुंचेंगी, एंड बिकॉज ये इंसानों तक पहुंचेंगी तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि इंसान यानी जितने भी ह्यूमंस हैं उसमें कैंसर देखा जा सकता है, आई डिजीजेस देखी जा सकती हैं, स्किन डिजीजेस देखी जा सकती हैं, स्किन कैंसर पर्टिकुलरली। तो क्या होता है कि ओजोन डिप्लीशन को उस टाइम पर ऑब्जर्व किया जाता है, इस पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट्स बहुत सी आपके पास, जैसे व्हाइट टाइगर आप देख लें, व्हाइट लाइंस देख लें, तो स्टूडेंट्स ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि आपके पास इन टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्हाइट टाइगर गर्मी में नहीं रह सकता, वो सर्दी में रहेगा। मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। व्हाइट लाइन देख लें, वो गर्मियों में नहीं रह सकता, वो सर्दी में रहता है, ठीक है। आप ग्रिजली बियर देख लें, वो व्हाइट वाला जो बियर होता है, पोलर बियर बल्कि, वो आप देखें। और भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं। दरख्तों को आप देखें तो वो भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पोल्यूटेड वाटर बहुत से जानवर पीते हैं वो भी मर सकते हैं। तो क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होना शुरू हो जाता है। बायो से मुराद होता है लाइफ, डाइवर्सिटी से मुराद होता है डिफरेंट टाइप्स, यानी जानवर, जिसमें आपके पास बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स आते हैं, जिसमें आपके पास ट्रीज आते हैं, जिसमें आपके पास यानी ये तमाम चीजें आती हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होना शुरू हो जाता है उस टाइम पर, ठीक है। मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सो ये सारे के सारे मामलात उस टाइम पर ऑब्जर्व किए जाते हैं और इन्हें हाईलाइट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, ठीक है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स हाईलाइट यहां पर किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जी द एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। यहां से फिर 1972 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है, और सारे आगे पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं आपके पास आवर कॉमन फ्यूचर ओसीएफ लॉन्च किया जाता है, रायू समिट, और ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मुझे यहाँ पर आपको यही बताना था कि टॉपिक किस तरीके से आसान है और टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर पास पेपर को देखें तो राइयो समिट अभी जो हमने पढ़ना है तो देखें इस पे एक 10 नंबर का सवाल आया हुआ है, ठीक है। सीधा सीधा आया कि इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, हमने ये करना है डिस्कस, ठीक है। उसके बाद जी क्या कन्वेंशंस हैं जिसकी वजह से आपके पास एनवायरमेंटलिज्म आया, तो ये आपने यहाँ पर बताना है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था पाकिस्तान में, ये भी हमने इसे डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान अफेयर्स वाला है, करंट अफेयर्स वाला, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये भी करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो अभी तक 2 सवाल आए हुए हैं, 4 सवाल जो आए हुए हैं उनमें से 2 सवाल अभी हमारे से हो सकते हैं अगर हम ये सारा पढ़ लें तो सीधा सीधे से सवाल है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, आई थिंक यू शुड ऑल गो फॉर एनवायरमेंटल साइंस, जो कि आपके लिए एक बेहतर स्कोरिंग ट्रेंड को लेकर आ सकता है, ठीक है। कोई अगर आपका यहाँ तक सवाल है तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप सबको समझ आ गया तो आप एक दफा यस सर लिख दीजिए ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप सबको जो मैंने चीजें बताई हैं आपको क्लियर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आई वांट एवरीबॉडी टू रिप्लाई एंड टेल मी यस, ताकि कोई भी आपका कंसर्न ना रहे। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू हैव एनी इश्यूज, यू कैन टेल मी, ताकि मैं आपके सवालों को और आपके कंसर्न्स को फिर एड्रेस कर सकूं। ऑलराइट। सर ये जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है, ये इस पीडीएफ में सारा हमारा कवर हो जाएगा? 90% कवर हो जाएगा, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी और ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में जो है तो बस वो नहीं है इसमें, वो आपको मैं जैसे ये कंप्लीट पहले होगा, पहले हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसे करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये इस पीडीएफ में पहला चैप्टर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और कोई सवाल? ओके सर। ठीक है जी। ऑलराइट जी, देन आई एम एंडिंग द क्लास एंड आई विल सी यू टुमारो एट 6 p.m.
और उसके बाद कल से ही आपकी क्लासेस भी अनाउंस हो जाएंगी और किस तरीके से हम लेकर चलेंगे वो आपने देख लिया है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी प्लस आपकी नोट्स प्रोविजन होगी। गॉड ब्लेस यू जी, आई एम एंडिंग द क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।